लोग सामान्य अध्ययन में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी मेन पॉइंट हैं, जो भी टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो सब कंप्लीट करेंगे, PYQ भी सोल्व कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले आपको बता देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, आर्थिक विकास भी है, नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योजना आयोग, नीति आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलिए, और राष्ट्रीय आय को भी, और मूल आर्थिक सिद्धांत, उन सबको। तो ये सब मैंने टॉपिक आपको बता दिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय आय। ये 4 टॉपिक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको हम डिटेल से अच्छे से बताएंगे। बाकी जो और आर्थिक विकास है इसको भी ढंग से बता देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ है हमारी आर्थिक गतिविधि, एक तरफ है हमारा सेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से आपके दिए गए हैं। अब आपको उपरोक्त युग्मों से कितने सही युग्म हैं वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 2, केवल 2। तो यहाँ पर केवल 2 में क्या कह रहा है, देखिए इधर हम आपको बता देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में सही सम्मिलित में इधर ही देख लेते हैं, आर्थिक गतिविधि और सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि उत्पाद का भंडारण तृतीय में है। कृषि उत्पाद का जो भंडारण होता है वो तृतीय सेक्टर में होता है। डेयरी फार्म का प्राथमिक सेक्टर में होता है। खनिज की खोज का प्राथमिक सेक्टर में, और कपड़ा बुनाई ये द्वितीय में होता है। ठीक है, आपने अगर अर्थव्यवस्था की डिटेल में क्लास नहीं की गई, आपको ये पता ही नहीं होगा कि सेक्टर क्या होते हैं, आर्थिक गतिविधि क्या होती है, तो आप क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लुसेंट की जो किताब है उसमें आप 10 पेज होंगे लगभग अर्थव्यवस्था के, वो आप कवर कर लीजिए। उसके बाद ये PY की क्वेश्चन कर लीजिए। आपका अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो पाएगा, और हर क्वेश्चन जो भी आएगा वो सब आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दें, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब देखिए, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी। भारत में आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया थी वो 1991 में प्रारंभ की गई थी दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इनमें विदेशी व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार, विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल था। इन सुधारों को एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कहा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंध मुख्यतः विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंध मुख्य विशेषताओं में एक शामिल नहीं है, वो कौन सा नहीं है दोस्तों। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी में कह रहा है कि आर्थिक संगठन, संसाधन आवंटन की कल्पित तर्क संगत प्रक्रिया वाली योजना पर आधारित होता है। तो इसमें नहीं पूछा था आपके प्रश्न में दोस्तों। ठीक है, पूंजीवादी, तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा, ये वाला नहीं है। ठीक है, बाकी आपके है पूछे है, तो आपका ये तीनों हो जाएगा। देखिए, इसको भी हम पढ़ देते हैं। देखिए, इसमें सामान्यीकृत वस्तु का उत्पादन होता है, इसका बाजार मूल्य होता है। ठीक है, उत्पाद संपत्ति प्रधान रूप से निजी हाथों में होती है, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, और बाजार सिद्धांतों के अनुसार उपयोगिता काल व्यवस्थित किया जाता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझिए। इधर हम पूरा पढ़ देते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उस आर्थिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है जहां उत्पादन के कारकों जैसे कि पूंजीगत सामान, श्रम, प्राकृतिक संसाधन, उद्यमशीलता निजी व्यवसायों द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मांग और आपूर्ति पर निर्भर होता है, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यह केंद्रीय नियोजन प्रणाली से भिन्न, इसमें आर्थिक संगठन, संसाधन आवंटन की कल्पित तर्क संगत प्रक्रिया वाली योजना पर आधारित नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, विकासशील, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, सब ऐसे राष्ट्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ के लोगों के रहन सहन का स्तर विकसित देशों की तुलना में काफ़ी नीचा होता है। ठीक है, काफ़ी नीचा होता है, तो हमारा देश भारत ऐसा ही है, सी ऑप्शन, विकासशील। अब देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं, निम्न जीवन स्तर है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, जनसंख्या वृद्धि ऊंची जैसे कि हमारे देश में। ठीक है, बेरोजगारी, पूंजी निर्माण का निम्न दर, परिसंपत्तियों एवं आय का दोषपूर्ण एवं असमान वितरण, बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, उच्च आश्रितता अनुपात। ठीक है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक प्रगति का धीमा होना, अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र
ठीक है। का आधिपत्य तथा प्राथमिक जो प्राकृतिक है प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता किंतु कुशलतम दोहन का अभाव आदि जिस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अपनी गरीबी कम करने आय के स्तर को बढ़ाने का सामर्थ्य पाया जाता है उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में उपयुक्त लक्षण पाए जाते हैं अतः भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। ठीक है। और मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता तथा प्रचंड बेरोजगारी विद्यमान भी रहती है दोस्तों। किसमें अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वो लक्षण नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। प्राकृतिक संसाधन तो हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी हैं दोस्तों। ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या दे रहा है, धन की न्यून कार्य क्षमता ये नहीं है, प्रति व्यक्ति आय कम ये भी नहीं है, पूंजी निर्माण न्यून दर ये भी नहीं है। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन की कमी। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है पूछा। ठीक है। अब आगे देखें, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता क्या होती है। आपके इतने सारे ऑप्शन दिए। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न अस्थिरता अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। अब आप सोचिए कौन सा आंसर राइट होगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर ठीक बैठेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन एक और दो, एक और दो। अब इसको छोटा करते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। एक और दो, एक और दो, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर। ठीक है। बाकी ये आपका 3 और 4 नहीं होगा। ठीक है। आपका 3 और 4 नहीं होगा, आपका 1 और 2 आंसर ठीक हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रचंड रोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1 2 3। कौन सा हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है। अब देखिए एक में कह रहा है कृषि मुख्य व्यवसाय, ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी भी ठीक है, मानव पूंजी निम्न गुणवत्ता ये भी ठीक है। ठीक है। तो ये वाला नहीं माना जाएगा दोस्तों। बाकी आगे बढ़ेंगे। भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी उसकी किस लिए कहा जाता है। नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, या कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, या फिर दोस्तों औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो आप सोचिए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में है 2 3 4। 2 3 4 क्या कह रहा है, 2 3 4। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, कृषि पर अधिक निर्भरता ये भी है, औद्योगिक उन्नति की मंद गति, ठीक है, ये भी ठीक है। बाकी पहले कह रहा है नियोजन की आवश्यकता के कारण, ये नहीं है दोस्तों। ठीक है। आपका कौन सा हो जाएगा, 2 3 4। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बेटा है, सोचिए आप इन चारों में सोचिए, दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर आपका आंसर दोस्तों, आपका आंसर सही बैठेगा बी ऑप्शन। एक मिनट में अभी बताती हूँ। आपका आंसर होगा बी ऑप्शन 1 2 और 4। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 और 4। आय का असमान वितरण, ठीक है, उच्च निर्भरता दर ये भी ठीक है, ठीक है, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन ये भी ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, तो ये नहीं है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो आपका 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बताया, बी ऑप्शन 1 2 4। ठीक है। आप बैक करके देख लेना, आगे देखिए। जैसे कि आपको प्रश्न नहीं समझ में आया तो बैक करके जरूर देखिए। ठीक है। ये कल के चक्कर मत छोड़िए। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। अब देखिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र भी शामिल हो, निजी क्षेत्र भी शामिल हो, उसको ही हम क्या कह देंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कह देंगे। और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों। ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा हो। आगे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से है, निजी उपक्रम और निजी लाभों का समर्थन करती है, परंतु साथ ही साथ संपूर्ण समाज के हितों की रक्षा के लिए सरकार के अस्तित्व को भी क्या मानती है, महत्वपूर्ण मानती है।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को क्या करा, अपनाया था। ये हमारे आज 10 क्वेश्चन हो गए। डेली हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, जिससे मैं और भी सब्जेक्ट के हर दिन 10 क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है।